नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट को आज शाम उड़ने के बाद दोबारा देहरादून एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट के उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद तकनीकी खराबी आ गई। इस दौरान दो अन्य फ्लाइट जिनमें दिल्ली देहरादून और मुंबई देहरादून की फ्लाइट शामिल हैं, उनको दिल्ली एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करवाया गया। इस बीच देहरादून फ्लाइट जिसमें तकनीकी खराबी आ गई थी वो 53 मिनट तक हवा में रही और फाइनली 6:59 पर सुरक्षित लैंड हो सकी। देहरादून के बिल्डर और उद्योगपति सुधीर विंडलस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 22 महीने से जेल में बंद सुधीर को जमानत मिल गई। उन पर जोहरी गांव की करोड़ों की जमीन को फर्जी दस्तावेजों से हड़पने का आरोप है। शिकायतकर्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी मां और दिवंगत भाई की जमीन को गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। सीबीआई ने जनवरी 2023 में जांच शुरू की और दिसंबर 2023 में विंडलस को गिरफ्तार किया। उन्हें दिल्ली ले जाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाई कोर्ट ने 3 बार जमानत याचिका खारिज की, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें जमानत दी है, लेकिन रिहाई आदेश जेल तक नहीं पहुंचने के कारण उन्हें मंगलवार की रात भी जेल में रहना पड़ा। इस बीच सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है। ईडी ने करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति सीज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के मुंशियारी पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम धामी सीमांत इलाके के स्थानीय लोगों और प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। साथ ही वाइब्रेंट विलेज के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। मुंशियारी पहुंचने के बाद सीएम ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात भी की। साथ ही सीएम ने कहा कि बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री धामी मुंशियारी में ही रात में रुकेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने जागेश्वर में पूजा की थी। यहां पर मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है और यहां के जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको जल्द भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम बनाया जाएगा। बीते कुछ समय से धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके जो भी हमारे हितधारक लोग हैं उन सभी के सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और इधर के सालों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और उनके लिए अच्छा स्थापना स्ट्रक्चर हो, अच्छी और व्यवस्थाएं हों, अच्छा यहाँ का फसाड हो, सड़कों का भी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियाँ पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है। रुद्रप्रयाग से खबर है, विधानसभा चुनाव में करीब 1.25 साल का समय बचा है। ऐसे में राजनेता उन क्षेत्रों में एक्टिव होने लगे हैं जहां से या तो विधायक रहे हैं या भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया, जहां पर चल रहे जखोली मेले में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत नाचते दिख रहे हैं। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा में आता है और इस विधानसभा सीट से हरक सिंह रावत विधायक रह चुके हैं। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह रावत इस विधानसभा सीट पर फोकस कर रहे हैं। राजनीतिक गुणाभाग के बीच हरक सिंह को एक गढ़वाली गाने में थिरकता देखकर वहां मौजूद जनता ने खूब एंजॉय किया।
छठ पूजा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह देहरादून पहुंचे। वहीं बृजभूषण ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। सरकारी आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी नेताओं की तरफ से एसआईआर के विरोध पर कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। मैं और इनके मुद्दों में कोई गंभीरता नहीं होती है। चुनाव मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बन रही है। देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये जो आज की युवा पीढ़ी है, ये बिना सोचे समझे जो है फैसले लेते हैं और इनके मुद्दों में कोई गंभीरता नहीं होती है। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को राज्य के दौरे पर पहुंच रहे हैं। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि विकास की नई उड़ान का संकेत माना जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चारधाम सड़क परियोजना, बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। अब बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में उत्तराखंड की विकास यात्रा को नए पंख लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी। यह हम सब उत्तराखंड वालों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा हमेशा रहा है और जब जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड के जो लोगों के उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं। पीएम के आने से उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन में भी जबरदस्त उछाल आया है। 2023 में पीएम मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या 2500 से बढ़कर 31,000 पार कर गई है और केदारनाथ यात्रा पर तो पूरा ही असर पीएम मोदी का है। जब भी उनको ऐसा मौका मिलता है और कोई ऐसा आयोजन होता है और उनको लगता है कि उत्तराखंड को उनकी ज़रूरत है तो वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सरकार को उनकी ज़रूरत है, उनको यहाँ की जनता उनको इतना प्रेम करती है तो वो हमेशा उत्तराखंड आते हैं। केदारनाथ से मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अब ये बात योजनाओं और आंकड़ों में साफ दिख रही है और अब उम्मीद है कि 11 नवंबर को जब पीएम आएंगे तो कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की समुद्री त्रासदी की वजह से बागेश्वर के कोलांग गांव में शोक की लहर है। गांव के रहने वाले मर्चेंट नेवी में कार्यरत 37 साल के नंदन सिंह 16 अक्टूबर को मोजाम्बिक के समुद्री तट पर नाव पलटने की घटना में लापता हो गए थे। 12 दिन बीत जाने के बाद परिवार की उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन खोज अभी जारी है। मां हीरा देवी और पत्नी गीता देवी दिन रात नंदन के इंतजार में हैं, जबकि दोनों बच्चे पिता की सलामती की कामना कर रहे हैं। दिखा लो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसको मेरे सामने लाओ, थोड़ा मदद कर दो। और क्या कहूँ, बच्चे ने मेरा सारा परिवार उठाया था, क्या करूँ, मैं बड़े परेशान हूँ। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 6 बायो टॉयलेट वैन को चंपावत के लिए रवाना किया। खटीमा के अपने निवास से सीएम धामी ने इन बायो टॉयलेट को रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बायो टॉयलेट वैन से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
उत्तराखंड में अब हिल स्टेशनों की सैर और महंगी होने जा रही है। दिसंबर से राज्य सरकार ग्रीन सेस लगाने की तैयारी में है। इनके चलते मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब आपको डबल टैक्स देना होगा, क्योंकि मसूरी और नैनीताल जैसे शहरों में पहले से ही इको टूरिज्म टैक्स वसूला जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। साफ और प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड के लिए दिसंबर से राज्य सरकार ग्रीन सेस लागू करने जा रही है। इसके तहत राज्य की सीमा पर प्रवेश करते ही बाहरी वाहनों से शुल्क लिया जाएगा। इससे मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों की यात्रा थोड़ी महंगी हो जाएगी। दरअसल ग्रीन सेस लगाने के बाद मसूरी और नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर डबल टैक्स की मार पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों हिल स्टेशन में एंट्री पर पहले से ही इको टूरिज्म टैक्स लिया जाता है, जो अब भी देना होगा। राज्य की सीमा में एंट्री पर हर गाड़ी को ग्रीन टैक्स देना होगा। कार को 80, बस को 140, तो माल वाहक को 250 रुपए देने होंगे। इसके बाद मसूरी नैनीताल में एंट्री के लिए अलग से चार्ज देना होगा। मसूरी में कार को 60, बस 180, माल वाहक को 180 रुपए देने होंगे, जबकि नैनीताल में हर गाड़ी के लिए एंट्री फीस 300 रुपए तय है। बहुत सारी श्रेणियां हैं, एम्बुलेंस हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, सीएनजी से संचालित होने वाले वाहन हैं जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो इस तरह की गाड़ियों को इससे छूट रहेगी। कुछ डिग्नेटरीज की गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, उनको छूट रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड राज्य की गाड़ियां, जैसा कि मैंने बताया, वो पंजीयन के समय ही उनसे हम लोग ले लेते हैं या फिटनेस के समय लेते हैं, तो उनको भी देना नहीं होगा। नैनीताल जैसे शहरों में तो 500 रुपए तक पार्किंग शुल्क भी अलग से वसूला जाता है। इससे इन हिल स्टेशनों की सैर महंगी साबित हो सकती है। पर्यटक और कारोबारी इस पर मिलीजुली राय दे रहे हैं। बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है, क्योंकि आम आदमी कुछ अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर घूमने आता है, यही कि चलो मंदिर घूम आएंगे, थोड़ा नैनीताल का टेम्परेचर देख आएंगे और यहाँ का अच्छा माहौल है उसे देख आएंगे। लेकिन जब उसकी जेब में इतना बड़ा नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, फिर वो अपने लिए कहीं दूसरा रास्ता देखेगा। काफ़ी नुकसान झेल रहा है नैनीताल, और ऐसे अगर आप टैक्सेस ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसके एवज में टूरिस्टों को दे क्या रहे हैं। ना रोड्स डेवलप्ड हैं, ना रोड्स सही हैं, स्मूथ रोड्स नहीं हैं, पार्किंग्स नहीं हैं, व्यवस्थाएं बहुत ढीली हैं। तो आप टैक्सेस लें तो उसके एवज में आप कुछ ना कुछ तो टूरिस्ट को देंगे ही। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं। सरकार आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में 30 करोड़ टूरिस्ट उत्तराखंड आए। सरकार का मानना है कि इससे साफ और प्रदूषण मुक्त देवभूमि पर दबाव बढ़ा है। ग्रीन सेस से मिलने वाली धनराशि का उपयोग राज्य को पॉल्यूशन मुक्त रखने के लिए किया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट और भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का दावा किया जा रहा है। प्रीपेड मीटर व्यवस्था में बिजली बिल में छूट, टैक्स से निजात की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में शुरू हो रही है स्मार्ट पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर व्यवस्था। ऊर्जा निगम के मुताबिक उपभोक्ता मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से पहले ही बिजली का भुगतान कर सकेंगे। प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता को मिलेगा पूरा नियंत्रण, पहले रिचार्ज फिर उपयोग। हमारी 2 कंपनी है, एक तो जीनस पावर की है और दूसरा अडानी, जो कुमाऊं और गढ़वाल में ये दोनों काम करते हैं। अब जो ये कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप अपने मीटर इंस्टॉलेशन के साथ साथ आप ऐप भी बनाएंगे। कुमाऊं का लगभग हमारा फाइनल स्टेज में है, अडानी कंपनी का उसका ऐप लगभग फाइनल स्टेज में है, और जीनस वाली जो कंपनी गढ़वाल में काम कर रही है उसका 10 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। इस नई व्यवस्था से बिजली चोरी और बकाया बिल की समस्या में कमी आएगी। हर बिल पर 4% की छूट मिलेगी। यूपीसीएल इसके लिए एक मोबाइल ऐप बना रहा है, जिससे उपभोक्ता रियल टाइम में देख सकेंगे बिजली खपत, बिल और रिचार्ज स्टेटस। हर आधे घंटे की 15 मिनट की अपना कंजम्पशन देख सकते हैं, कितना कंजम्पशन आ गया, कितना बिल कितना पैसा हमने जमा किया था उसमें से कितना बच गया, ये भी देख सकते हैं, और कितना यूनिट हमारा कंज्यूम हो रहा है, कितनी वोल्टेज है और किस फेज में कम है, ज़्यादा है, ये सब एक एक चीज़ उनको, हर पैरामीटर उनको चेक हो जाएगा। कुछ समय से अफवाहें थी कि स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाएगी,
लेकिन यूपीसीएल ने साफ किया ऐसा नहीं होगा। बिजली अचानक बंद नहीं होगी तो अब बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी स्मार्ट सुविधा, पारदर्शिता और बचत, सब एक साथ। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मोंथा तूफान का कुछ असर उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। यहां के कई जिलों में बीते 24 घंटे से बादल छाए हुए हैं। हालांकि इस तूफान का जितना असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों पर देखने को मिल रहा है, वैसा तो असर उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ गढ़वाल के उत्तरकाशी और चमोली, जबकि कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। आप देख रहे हो लगभग पूरे प्रदेशों में जो है प्रदेश में हमारे बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं पे आज हमारे जो खास तौर से जो है नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे ज़िले हैं, वहाँ पे हमारे को कहीं कहीं पे बूंदाबांदी और हल्की से बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान है। आपदा के इस समय राहत कार्यों को तेज और असरदार बनाने के लिए एसडीआरएफ एक नई पहल शुरू की है। अब हर गांव में तैयार होंगे आपदा मित्र, जिन्हें दी जाएगी एक खास बुक। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ हर गांव में आपदा मित्र तैयार करने जा रही है और इसके लिए खास ट्रेनिंग होगी। यही नहीं, ट्रेनिंग के लिए एक विशेष बुक तैयार की है जिसमें आपदा के दौरान काम आने वाले टूल्स और उनके इस्तेमाल की पूरी जानकारी दी गई है। अब एसडीआरएफ की टीमें हर गांव में जाकर आपदा मित्रों को ट्रेन कर रही हैं। बहुत आसान शब्दों में जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको लोग समझ पाएँ, उस तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। और फोकस इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिजास्टर रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हो। कोशिश ये है कि जो डिजास्टर का जो काम है उसमें जो आम पब्लिक है वो उसको भी हम जोड़ पाएँ। हर साल उत्तराखंड आपदाओं से जूझता है। ऐसे में एसडीआरएफ की ये पहल स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूती देगी। आपदा मित्र भी इस पहल को सराह रहे हैं। ये बुक बन रही है, वो कहीं न कहीं पे बहुत कारगर साबित होगी और जो भी वॉलंटियर्स होंगे स्थानीय, तो उन्हें जब ये बुक बन जाएगी तो इससे जो काफी जो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से जो सब ये चीजें है जो सीखी। हर गांव में ट्रेंड आपदा मित्र और उनके पास ये खास बुक होगी। एसडीआरएफ की ये पहल आपदा प्रबंधन को जमीनी स्तर पर नई दिशा दे सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, खबर पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ के गुंची में अल्ट्रा मैराथन की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में पहली बार हायर हिमालय में इसने बड़े लेवल पर मैराथन का आयोजन होना जा रहा है। बॉर्डर टूरिज्म को लेकर के एक नई मुकाम हो देने के लिए अल्ट्रा मैराथन की जा रहा है। मैराथन में देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन अब तक करा चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में 2 नवंबर को देश भर के साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। गुंजी में पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है। मैराथन के लिए 5 कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में 60 किलोमीटर, दूसरी में 42, तीसरी में 21, चौथी कैटेगरी में 10 और पांचवी में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इन सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हायर हिमालय में होने जा रही मैराथन के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। पर्यटन विभाग जहां खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, वहीं प्रशासन जरूरी सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। 800 के करीब जो इसमें प्रतिभागी है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और यूटीडीपी टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। रहने की व्यवस्था और बाकी जो कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं उनका एक्लेमेटाइजेशन वो लोग अभी वहाँ पे कर रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेल कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम्स, फिजियोथेरेपी। मैराथन में खिलाड़ी 10,500 फीट से 15,000 फीट की ऊंचाई तक दौड़ लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी दौड़ गुंजी से जोलीकांग होते हुए काला पानी तक होगी। इस दौड़ में खिलाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ऐसे में गुंजी, जोलीकांग और काला पानी में जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। मेडिकल सुविधाओं के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा रहा है। इस मैराथन के जरिए जहां पर्यटन महकमा
विंटर टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान बना रहा है। वहीं सरकार वाइब्रेंट विलेज में रोजगार के रास्ते भी खोलने चाह रही है। वाइब्रेंट विलेजेस में कैसे एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहें, तो वहाँ पे होम स्टेज को हम कैसे प्रमोट करें, वहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार दें और साथ ही साथ विंटर टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, तो उस दिशा में ये हमारा एक कदम है। मैराथन के लिए खिलाड़ियों का गुंजी पहुंचना शुरू हो गया है। ये खिलाड़ी खुद को हायर हिमालय के लिए इन दिनों तैयार कर रहे हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके तक रोड पहुंचने के बाद ये सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये बात अलग है कि अभी भी रोड कई जगहों पर खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में अल्ट्रा मैराथन शुरू होने से पहले रोड को सुधारना बीआरओ के लिए बड़ी चुनौती है। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग की मरम्मत का काम आखिरकार शुरू हो गया है। पहाड़ी रास्ते में पिछले करीब 2 सालों से कई लैंडस्लाइड जोन बन गए थे, जिनसे हादसों का खतरा बना हुआ था। मंदिर परिसर उसका रास्ता राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसके चलते यहां कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन भी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के बाद मरम्मत कार्यों की परमिशन मिल गई है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने मार्ग की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले पहाड़ के लैंडस्लाइड वाले हिस्सों को ठीक किया जा रहा है और सेफ्टी वॉल भी बनाई जाएगी। पैदल मार्ग है जहाँ से सारे श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते हैं, वहाँ पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी और इसमें सुरक्षा का भी खतरा था। इसके क्रम में एक प्रस्ताव बना के हमने राज्य सरकार भेजा था और चूंकि ये पूरा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, तो इसका अनुमोदन नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से आ गया है और उसी क्रम में सिंचाई विभाग के द्वारा करीबन 1.5 करोड़ का जो हमारा पहला प्रस्ताव है, इस पर अभी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जितनी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड पॉइंट से पैदल मार्ग में उसको ठीक रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।